Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem To Thomas Clarkson by William Wordsworth. The poem is in the form of a panegyric, जो किसी की तारीफ में लिखा हुआ जो एक सोनेट होना चाहिए या लिरिक होना चाहिए, इसको यूलोजी या पैनेजरिक भी आप कह सकते हो. A lyric that is written or sung in the praise of somebody. First of all, let us understand who was Thomas Clarkson. William Wordsworth felt like praising this man for what he did. जो काम किया इन्होंने, that was the remarkable work we can ever expect in any man or we can ever wish to accomplish in our life also. इस तरह के काम जो हैं कुछ लोग ही कर पाते हैं लाइफ में, और ये बड़े रेयर और रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रीड होती है जो इस तरह के काम करने के लिए बने होते हैं. दोज हू सैक्रिफाइस देयर एंटायर लाइफ फॉर सम नोबल कॉज. क्या नोबल कॉज था? जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के टाइम में जो स्लेव ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट था, वो स्लेव ट्रेड को या फिर स्लेवरी को इन्होंने एबॉलिश किया. सो स्लेव ट्रेड को एबॉलिश करना वो उतना आसान काम था ही नहीं. मतलब दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क एवर जो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसमें दे दी. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो हेल्प्ड फाउंड द सोसाइटीज़ हु वर्कड फॉर द इरेडिकेशन और एबॉलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड. जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के कुछ अगर हो रहा था तो उसके लिए भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया. So Thomas Clarkson, this man is Thomas Clarkson, and he was famously known for the bill of abolition of the slave trade. It was in 1807 that he helped pass. He did not pass. He helped or he encouraged the parliamentarian of that time to table this bill and to get it passed. तो ये इनके efforts का ही नतीजा था जो उस समय के पार्लियामेंटेरियन इन्होंने सोचा कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो उन्होंने उसको टेबल किया, रखा और उसको पास कराया. एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन इविल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव ट्रेड एंडेड, एबॉलिश्ड. तो ये एक ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हो सकते हैं उनमें से एक था. दैट्स वाई द एंटायर टाइटल इज लाइक दिस: टू मिस्टर क्लार्कसन, टू थॉमस क्लार्कसन ऑन द फाइनल passing of the bill for the abolition of the slave trade. मतलब when the bill was tabled and it was passed in British Parliament for the abolition of the slave trade, उसकी खुशी में, और थॉमस क्लार्कसन जिनका कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें, उसको पैनेजरिक की फॉर्म में कहने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, और सिंस ही वॉज अ पोइट सो ही कुड मेक एनीबडी इमॉर्टल थ्रू हिज पोइट्री और लिटरेचर का काम ये होता है, इफ़ यू राइट समथिंग फॉर समबडीज़ प्रेज और इन समबडीज़ प्रेज, तो वो लिटरेचर के थ्रू, आर्ट के थ्रू वो पर्सन इमॉर्टल हो जाता है. इनके लाइफ टाइम में हो सकता है कुछ एक्कोलेट्स, कुछ अवार्ड्स मिले हों, बट दोज अवार्ड्स आर नथिंग इन द कंपैरिजन ऑफ व्हाट मिस्टर वर्ड्सवर्थ हैड डन फॉर हिम इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग इमॉर्टल इन लिटरेचर. तो जो आर्ट, क्योंकि आर्ट और लिटरेचर क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, उनका नेचर इमॉर्टल होता है, तो जो इसमें अमर वो अमर. वर्ड्सवर्थ ऑल्सो बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फेज था जब वो फ्रांस में थे, एंड ही विटनेस्ड दिस सर्ज ऑफ एंथुजियाज्म इन द पीपल, अमंग द पीपल अबाउट द लिबर्टी, द prospects of liberty and equality. वो enthusiasm इनके अंदर था, और if he could not do himself, if anybody did the same thing for the cause of human being, for the cause of mankind, so that was the biggest thing for William Wordsworth also. He felt from his within to say some words of praise for this person. तो मिस्टर क्लार्कसन का एक लिटरेचर में अमर बना देना, ये उसी चीज़ का सिम्बलाइज करता है कि कितना बड़ा एक काम था. दैट द देन पोइट, द बिगेस्ट पोइट, द मेजर पोइट ऑफ द टाइम, ही फेल्ट लाइक सेइंग अ फ्यू वर्ड्स ऑफ प्रेज. तो ये एक सोनेट की फॉर्म में है. थॉमस क्लार्कसन हेल्प्ड फाउंड द सोसाइटी फॉर इफेक्टिंग द एबॉलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड. ये एक सोसाइटी थी. इट वॉज अ सोसाइटी दैट वॉज founded and the primary objective of this society was to abolish the slave trade, particularly in Britain, and after he achieved this goal he helped internationally. जहाँ जहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल पर ये स्लेव ट्रेड
का जो चल रहा था वहाँ पे इन्होंने उसको एबॉलिश करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मोर ओवर ही ऑल्सो हेल्प्ड फाउंड स्लेव ट्रेड एक्ट ऑफ 1807, जिसकी बात यहाँ पे चल रही है। ये MCQs में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट एक्ट विच वाज पास्ड? जो ये बिल था, बिल के पास होने के बाद में जो लॉ बना, कानून बना, वो एक्ट क्या नाम था उसका? तो वो था स्लेव ट्रेड एक्ट 1807। इसको उन्होंने हेल्प की, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एनकरेज किया कि ये होना चाहिए ये, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेटर्निटी, इट्स अ मैटर ऑफ इक्वालिटी, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये जो एक इविल थी इसको एबॉलिश किया गया। ये एक मतलब स्टिग्मा था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के नाम पर, फेस पर जो स्टिग्मा था उसको एक ब्लॉट था। ही हेल्प्ड रिमूव्ड इट। इंटरनेशनली ही ऑल्सो हेल्प्ड फाउंड द सोसाइटी फॉर ग्लोबल पीस। तो इनका इस स्लेव ट्रेड के बिल पास होने तक ही काम खत्म नहीं हुआ। ही सैक्रिफाइस्ड हिज एंटायर लाइफ फॉर दिस कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट इन ब्रिटेन बट ऑल्सो इंटरनेशनली। तो इनकी तारीफ तो बनती है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ फेल्ट लाइक सेइंग अ फ्यू वर्ड्स ऑफ प्रेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस सोनेट। दिस इज अ सोनेट। ही स्टार्ट्स द पोएम। ये एड्रेस है, एपोस्ट्रोफ। अब टेक्निकली इट इज नॉट जेन्युइन एपोस्ट्रोफे बिकॉज एपोस्ट्रोफे पर्सोनिफाइज सम डेड, बट ये तो यहाँ पे उस समय तो जिंदा थे, तो एक टेक्निकली उसको एपोस्ट्रोफे आप कह भी नहीं सकते हो जो इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। नेवरदलेस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, डायरेक्टली एड्रेस्ड। इट इज नॉट एड्रेस टू द रीडर, इट इज नॉट एड्रेस टू द पब्लिक। ये डायरेक्ट क्लार्कसन को एड्रेस किया हुआ है। सो प्लीज क्लार्कसन लिसन टू मी। इट वॉज एन ऑब्स्टिनेट हिल। ऑब्स्टिनेट जो होते हैं ना, जिद्दी, वो हिल जो कि मतलब हार्ड नट टू क्रैक जैसी वाली बात होती है कि बहुत डिफिकल्ट काम, हरक्यूलियन टास्क जिसको आप कह सकते हो। इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट that only a person like Herculean can accomplish it. तो ये कोई आसान काम नहीं था। It was the most challenging or one of the most challenging tasks ever. So it was an obstinate hill to climb. ये उसी तरह से डिफ़िकल्ट था जैसे कि एक हिमालयन रेंज का कोई बहुत बड़ा जो माउंटेन है उसको क्लाइंब करना, एवरेस्ट को क्लाइंब करने जैसा एक डिफ़िकल्ट टास्क था, which can be accomplished only by a very few gifted people, not by anybody else, everybody else. All the people can merely look for it, expect it, wish for it, imagine it, but cannot accomplish. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले की जिद से अपने आप को और एनकरेज्ड फील करते हैं कि अगर तू डाल तो मैं भी पात, अगर तू बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो मैं तुझसे ज़्यादा जिद्दी हूँ। तो इट वॉज जस्ट लाइक एन ऑब्स्टिनेट हिल टू क्लाइंब। हाउ टॉयलसम। टॉयलसम मतलब इट रिक्वायर्ड इन्फिनिट लेबर। ये कोई ऐसा काम नहीं था जैसे विद लिटिल लेबर यू कैन गेट इट अकम्प्लिश्ड। थोड़ी से काम किया आपने और वो अकम्प्लिश हो गया। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको दिन रात एक करना है। फ्रॉम टिप टू हेड यू हैव टू यूज ऑल योर रिसोर्सेज, ऑल योर माइट, ऑल योर पावर, ऑल योर करेज। Only then you can simply imagine of getting it accomplished. Otherwise you can remain at a failure. तो how toilsome, नहीं toilsome भी कहना छोटा होगा। How dire मतलब dangerous. It was dangerous also because you are getting something done in a country or in a situation which is ultimately or completely opposite. जो situation, जो circumstances बिल्कुल opposite हैं, वहाँ पर एक ये काम करवाना, तो ये डायर समझ था। इट वॉज डायर। इट वॉज बाय दी इज नोन। ये काम ही आपके द्वारा होना था, मतलब अल्टीमेटली इट हैड टू बी डन बाय द पर्सन लाइक यू ऑफ इनडोमिटेबल करेज। यू टर्न आउट टू बी द पर्सन ऑफ इनडोमिटेबल करेज, जो अनकॉन्करेबल विल, जिसने सोच लिया कि भाई ये करना है तो करना है। सो इट वॉज बाय दी मीन्स इट इज आर्केइक वर्ड। आर्केइक वर्ड, लिटरेरी वर्ड्स अब जो ऑब्सलेट हो चुके हैं, दे आर आर्केइक, मतलब दे आर यूज्ड ओनली इन लिटरेचर, इन पोएट्री पर्टिकुलरली, अदरवाइज दे आर नॉट यूज्ड दीज डेज। दी इज नोन, यहाँ पे एंजाममेंट भी है, मतलब रन ऑन लाइन, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, उसको आगे कैरी किया हुआ है। बाय नन
We cannot imagine that it can be accomplished by anybody else. If not for you, we cannot imagine that this task can be accomplished by any person at all. हम सोच ही नहीं सकते कि ये कोई और भी कर सकता है, ये इतना डिफिकल्ट टास्क था. Perhaps so feelingly, मतलब you did not do it objectively. You remained attached to this work as if it was your own work. जैसे आप पर्सनल होकर के, पर्सनल सेंटिमेंट्स होकर. इट वॉज नॉट सिंपली एन ऑब्जेक्टिव डेडिकेशन. जैसा होता है ना ऑब्जेक्टिव के भाई मुझे करना है तो करना है. एक यह कि मुझे अपने लिए करना है. ही फेल्ट एज इफ ही हैड टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज ओन पीपल, फॉर हिमसेल्फ ओनली. जैसे कि ये खुद स्लेव ट्रेड का शिकार है और इसको करना है. बट दाओ मीन्स फॉर यू हु स्टार्टिंग इन दाई फॉरवेंट प्राइम. फॉरवेंट मतलब जो है पैशनेट, प्राइम मतलब यूथ. जो आपकी एक पैशनेट यूथ होती है जिसको कि आप एक ऐसे काम में लगाना चाहते हो जो आपके पूरा नाम अमर कर दे. वो टाइम आपका जो प्राइम टाइम है आपकी यूथ का, अपने लाइफ का, जो नॉर्मली लोग रोमांसिंग में या फिर ये लग्जरी हंटिंग में या फिर प्लेजर हंटिंग में गवा देते हैं या यूज़ कर लेते हैं, उनके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं. लेकिन व्हाट यू डिड, you employed the prime of your life, prime of your youth, that is full of passion, that is full of enthusiasm for this task. दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. You sacrificed the prime of your life, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी ऐसा सोचना. पूरा मतलब when you have enjoyed your life to its least, when you have enjoyed all sorts of luxuries, when you have romanced and done everything else, and then you try to do something for the mankind. But you, before you thought of enjoying the life, you dedicated yourself for the cause of other persons. ये एक बहुत बड़ी बात थी. So fervent prime dits, ये dits भी क्या है, did. st अगर लगा दो वर्ड में तो वो it remains the same. जैसे डोस्ट remains do, did's remain did, doth becomes does. This is how we change the archaic words or understand the work. जैसे आर्ट, अगर आर्ट वर्ब के फॉर्म में है तो वो क्या है, आर. हैथ, हैज, हैस्ट, हैव. इस तरीके से हम इसको डिकोड करते हैं. तो जस्ट फर्स्ट लीड फोर्थ दैट एंटरप्राइज सबलाइम. एंटरप्राइज सबलाइम मतलब दिस एंटरप्राइज, दिस बिगर टास्क, जो मैग्निफिसेंट टास्क, जो आपका एक मतलब ग्रैंड एंटरप्राइज जो आपने अपने लिए सोचो, अपने कंधों पर जिम्मेदारी जिस काम के लिए है. दैट वर्क इज ऑल्सो नॉट वेरी इन्फीरियर ऑफ क्वालिटी. दैट वर्क इज सबलाइम, दैट वर्क इज मैग्निफिसेंट इन इट्स टोटलिटी. वो खुद अपने आप में जितना ग्रैंड एफर्ट्स थे उससे कहीं ज़्यादा ग्रैंड वो टास्क था. उस टास्क का जो ग्रैंड्योर है उतने ही परसेंटेज का, उतने ही अमाउंट का ग्रैंड्योर उसको चाहिए भी अकम्प्लिश कराने के लिए. तो वो जो पाइटी ऑफ दैट टास्क रिक्वायर्ड दैट पायस कॉन्ट्रीब्यूशन. सो एंटरप्राइज सबलाइम, सबलाइम मतलब ग्रैंड. Hast heard the constant voice its charging repeat. ये जब hast यहाँ पे has के लिए, when you heard the constant voice मतलब जैसे होता ना एक voice of the people, voice of the people is the voice of God, that's why V is capital. तो when you heard the voice of people for the abolition of this slave trade, this evil sum that is a blot on the फेस ऑफ मैनकाइंड, जब आपने आवाज़ सुनी, वो एक आवाज़ भगवान की आवाज़ थी. वो ये आवाज़ थी कि ये स्लेव ट्रेड जो है ये एक अच्छी बात नहीं है और ये ब्लॉट है, एक स्टिग्मा है मैनकाइंड के ऊपर, एंड समबडी इज़ नीडेड टू एलिमिनेट इट, रिमूव इट. तो ये टास्क ऐसा लगता है कि ये भगवान ने स्पेसिफिकली तुम्हें ये अंडरटेक करने के लिए दिया. यू हर्ड द वॉइस, दैट ग्रेट वॉइस, and its charge repeat, which out of thy young, thy means your young heart's oracular seat. oracle जैसे होता ना, एक ग्रीक मिथोलॉजी में आपने oracle सुना होगा, पढ़ा होगा. oracle is a kind of unseen presence which guides the kings and the warriors in their great enterprise.
कोई भी बड़ा काम करना, जैसे वॉरफेयर के लिए जाना, तो वो वॉरियर या किंग सबसे पहले ओरेकल की बात सुनता था। ओरेकल वो बताते थे, ओरेकल वो वॉइस है जिसको कि पहले प्लीज़ करना होता था बाय सम सेक्रीफाइस, तो वो एक अनसीन प्रेजेंस आवाज़ आती है कि नाउ इट इज़ बीफिटिंग टाइम टू वेज दिस वॉर, और नाउ इट इज़ नॉट द सुटेबल टाइम टू लीड दिस आर्मी इन दिस बैटल बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ डिफीट। तो वो राजा और वॉरियर को लग जाता था कि भाई अच्छा टाइम है तभी वो मार्च करेंगे। तो वो ओरेकल जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए या फिर आने वाले टाइम के लिए बताता था, उनको प्रोफेसी देता था, प्रेडिक्ट करता था टाइम का, तो वो चीज़ ओरेकल, वो ओरेकुलर क्वालिटी। तो यहाँ पे इनको लग रहा था कि वो ओरेकुलर क्वालिटी इनमें है। You knew that under certain conditions this task can be accomplished. Now there are some people who can do it and I have to lead those people. This time requires the abolition of this task. अब तक हो चुका, हो गया, बहुत हो गया, it is enough. Now we are not living in that humanity or that time where one man can enslave the other man. जहाँ पे principles of liberty, equality and fraternity sounded very high. जब सारे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में ये प्रिंसिपल्स सब लोगों के माइंड में थे, तो यहाँ पे फिर स्लेव ट्रेड जैसी इविल तो वो ब्लॉट था। तो you heard this oracular voice and then you led this seat. So which out of the young hearts oracular seat मतलब क्या है कि in your heart there lies the quality of being an oracle. ऐसा लगता है कि आपके मतलब मन में, दिल में एक जगह है उस प्रोफेसी करने की, and then you realized from your within that you will have to become the source, the medium of this abolition. तुम्हें लग गया था कि तुम्हें अंदर से आवाज आ गई थी कि यार ये काम तुम्हारे द्वारा होना है, मतलब यू हैव बीन चोजन बाय गॉड टू गेट दिस वर्क डन। एंड हाउ यू वर एनकरेज्ड बाय द ओरेकल दैट लाइज इन योर हार्ट। वो जो ओरेकुलर जो क्वालिटी है, वो ओरेकल की क्वालिटी है, वो आपको एनकरेज किया उसने, और देन यू रियलाइज दैट दिस टास्क नीड्स योर डेडिकेशन, और भगवान ने तुम्हें बनाया है इसी काम के लिए। और ट्रू योक फेलो ऑफ द टाइम, योक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स रिस्पॉन्सिबल फेलो। You are the true responsible fellow. You took this responsibility on your shoulder. You led this mission. You realized that the mission is very important and कोई एक ऐसा चाहिए पूरी दुनिया में जो इसको लीड करे। And then you took this responsibility yourself, जो कि अंदर से एक encouragement था। You were not forced by some outer agency. You were not forced by the law. You were not forced by the people. You felt फ्रॉम योर विजन, अंदर से ही तुमने ये फील किया, दैट्स वाई इट इज़। तो वो ट्रू योक फेलो ऑफ टाइम मतलब कुछ ये जो पैनेजेरिक्स होते हैं, ये जो कसीदे पढ़े जाते हैं किसी की तारीफ में, उसमें कई बार नए नए नामों से उनको बुलाया जाता है। तो जैसे पहले कई बार ऐसे यहाँ पे ट्रू योक फेलो ऑफ टाइम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ एड्रेस्ड बाय द फ्रेज द योक फेलो ऑफ टाइम, सो दिस द एड्रेसी ऑफ दिस फ्रेज इज क्लार्कसन। ड्यूटीज इंटरप्रेट लीजमैन, लीजमैन मीन्स सबॉर्डिनेट, जूनियर जैसे होते हैं सबॉर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूटी का सेवक, द सर्वेंट ऑफ ड्यूटी, ऐसा फील हो रहा है। ड्यूटी इज फियरलेस सर्वेंट, ड्यूटी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया हुआ है। ड्यूटी इज सम सुप्रीम बीइंग जस्ट लाइक इट, ड्यूटी इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स वॉइस। और उसका सर्वेंट कौन है, फियरलेस सर्वेंट, मतलब जिसको पता है कि देयर कैन बी मैनी चैलेंजेस इन द वे एंड देन ही हैज टू क्रॉस ऑल ऑफ देम। द टास्क इज वे बिगर देन व्हाट ही अज्यूम्ड, व्हाट ही थॉट। सो यू आर ड्यूटीज इंटरप्रेट लीजमेंस, सी द पाम इज वन, और यू रियलाइज्ड, यू विजुअलाइज्ड, यू एनविजन्ड द विक्ट्री। पाम इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। लॉरल, जैसे लॉरल्स होते हैं वो विक्ट्री का एक सिंबल। तो यू रियलाइज, यू एनविजन द पाम इज वन एंड बाय ऑल नेशंस शैल बी वॉर्न। एंड देन यू विजुअलाइज द ट्रॉफी एंड दिस ट्रॉफी वुड बी वॉर्न बाय ऑल द नेशंस, मतलब यू वुड बी द पायनियर,
ये काम आपने स्टार्ट किया इस कंट्री में, एंड देन अदर कंट्री वुड आल्सो फॉलो द सेम थिंग। जो स्लेव ट्रेड एक्ट 1807 का ये एक क्या होगा, एक नज़ीर होगी आने वाले लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल होगा आने वाले बाकी देशों के लोगों के लिए भी, जहाँ सरकारों के लिए भी, जहाँ पर इस तरह की इविल प्रैक्टिस में है, इस तरह का जो स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर, ये स्टिग्मेटिक एक कॉन्सेप्ट है स्लेव ट्रेड का। जिन भी कंट्रीज़ में स्लेव ट्रेड जैसी बीमारी या फिर बुराई है, उन सब के लिए ये स्लेव ट्रेड एक्ट एक एग्जाम्पल होगा। तो ये यहाँ पे हमने स्टार्ट की, यू स्टार्टेड दिस, यू एनविजन दिस, दैट दिस ट्रॉफी इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्रिटेन ओनली, ऑल द अदर कंट्रीज़ वुड ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग। किसी एक कंट्री में अच्छा काम होता है तो बाकी कंट्रीज़ भी उसको फॉलो करती हैं, ये जनरली होता है। तो इज़ वन एंड बाय ऑल नेशंस शैल बी वॉन। ये जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी मतलब लॉरल का आपने पहले देखा होगा ओलंपिक में, जो ग्रीक मिथोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो लॉरल का एक जो पत्तों का ताज बना करके, लीफ का एक ताज बना करके उसको सर पे रखा जाता है। दैट इज़ अ प्राइज इन इटसेल्फ। वो विक्ट्री हासिल करने वाले को, वॉरियर को पहनाया जाता था जो विजेता होता था। तो ये जो ताज है, वो जो एक सिंबल है विक्ट्री का, वो जो पूरी ट्रॉफी है, ट्रॉफी को एनविजन आपने किया, लेकिन इट हैज़ बीन इट विल बी वॉर्न बाय ऑल द अदर नेशंस हु विल ऑल्सो फॉलो द पैथ शोन बाय यू। आपने उनको शो किया हुआ है ये रास्ता, और सब लोगों को पता चलेगा कि दिस इज़ हाउ वी शुड रियलाइज दैट स्लेव ट्रेड इज़ against the humanity, against the human sentiments. The blood stained writing is forever torn. Blood stained writing ever torn. Blood stained मतलब क्या है कि ये जो खून, ये ऐसे ही है जैसे कि ह्यूमैनिटी के खून से लिखा हुआ एक ही रूल है स्लेव ट्रेड का। स्लेव ट्रेड का जहाँ से भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वो दैट हैज़ बीन रिटन बाय द ब्लड ऑफ दोज इनोसेंट पीपल। ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो वो जो है उसका खात्मा होगा, उस रूल का, वो जो लॉ है उसको फाड़ दिया जाएगा। वो जो ये है ना, ब्लड स्टेन राइटिंग इज फॉर एवर टॉर्न। राइटिंग रिफर्स टू दिस लॉ और दिस इविल रूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटन। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है स्लेव ट्रेड का, कि ऑल द पीपल ऑफ दिस रेस वुड बी ट्रेडेड, उनको ट्रेड किया जाएगा, बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। दे वुड बी सर्वेंट, दे आर डूम्ड टू बी सर्वेंट, देयर कमिंग जनरेशंस वुड ऑल्सो बी सर्वेंट्स, द रेस इज सर्वेंट रेस। तो ये जो कालिक मतलब काली स्याही से ऐसा होता है ना, काली स्याही से लिखा हुआ एक ये रूल था जो कि अब फाड़ दिया जाएगा। अंडर द स्लेव एक्ट दिस रूल वुड बी abolished, and thou henceforth wilt have a good man's calm. And after the abolition of the slave trade, after the eradication of this evil, there would be the infinite calmness on your face. वो जो एक रेजिग्नेशन का सेंस होगा चेहरे पे, वो मतलब दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग वी कैन एवर विश फॉर। जो चेहरे पे एक शांति होगी, चेहरे पे एक सब्र होगा, चेहरे पे एक एहसास होगा कामनेस का, सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट का, एक ट्रैंक्विलिटी का, वो दैट इज़ द प्राइज इन इटसेल्फ। उसके आगे दुनिया के सारे मटेरियल प्राइज जो प्राइजेज हैं वो सब बेकार हैं। तो दाओ henceforth विल हैव अ गुड मैन्स काम। काम मतलब जो कामनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। अ ग्रेट मैन्स हैप्पीनेस, द रियल हैप्पीनेस ऑफ अ ग्रेट मैन, real happiness that is achieved by the great men. Those who do something for others have this kind of happiness. Real happiness lies in the satisfaction that you do for somebody else. दूसरों के लिए जो करके आपके मन में जो एक खुशी होती है, that is the real happiness. Real happiness is not bought by money, purchasing some luxurious items and then be happy. That is material thing. But the real infinite happiness, eternal happiness lies in doing something for others. वो आपको होगी। And a great man's happiness, thy zeal means enthusiasm, shall find repose at length. Repose मतलब contentment, relax, satisfaction. ये जो आपका enthusiasm था, enthusiasm के लिए एक पड़ाव आएगा। वो पड़ाव जैसा होगा, वो कैसा होगा, वो real satisfaction वाला होगा। Your all efforts will stop.
आफ्टर दिस एबोलिशन, हालांकि ऐसा हुआ भी नहीं। आफ्टर द एबोलिशन ऑफ दिस स्लेव ट्रेड, क्लार्कसन स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड। So he did not stop himself, rather he was encouraged by this victory, and then he did something, he started doing something for the slaves of the whole world. तो वो रिपोज होगा, वो अल्टीमेटली आएगा। फर्म फ्रेंड ऑफ ह्यूमन काइंड, नाउ ही हैज़ बीन कॉल्ड फर्म फ्रेंड ऑफ ह्यूमन काइंड। फर्म मतलब जो बिल्कुल रिजोल्यूट फ्रेंड, जो सबसे पक्का दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन काइंड का जो सबसे बेहतर, सबसे स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंड हो सकता है वो आप। तो इनको स्ट्रॉन्ग फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा गया है, मैनकाइंड भी कहा है, और यहाँ पर योग फेलोज ऑफ टाइम भी कहा है। ही हैज़ यूज्ड मैनी टर्म्स फॉर हिज प्रेज, डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी इनको बुलाया गया है। तो ये एक उस एफर्ट को रिकग्नाइज करने की बात है, एक्नॉलेज करने की बात है, उस पेशेंस को एक्नॉलेज करने की बात है, उस करेज को एक्नॉलेज करने की बात है, उस सेल्फलेस एफर्ट उसको एक्नॉलेज करने की बात है। ये किसी का जो सेल्फलेस करेज, सेल्फलेस डेडिकेशन, सेल्फलेस डिवोशन फॉर मैनकाइंड, फॉर द अंडरडॉग्स, फॉर द डाउन ट्रोडन, फॉर द स्लेव्स, फॉर द विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस, उन सब के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट है। इट इज़ नॉट सिंपली द प्रेज फॉर दिस मैन, इट इज़ द प्रेज यूनिवर्सली फॉर ऑल द पीपल हु डिड समथिंग फॉर मैनकाइंड, चाहे छोटा या बड़ा, किसी के लिए भी वो सब। मतलब whosoever possesses the qualities of Clarkson in any way, slightly or majorly, deserves this praise. This praise is not simply for Clarkson alone, this praise is for everybody who owns some Clarkson in their heart. ये उन सारे लोगों के लिए तारीफ है, उन सारे लोगों का एक्नॉलेजमेंट है वर्ड्सवर्थ के थ्रू, जिन लोगों के मन में क्लार्कसन है। क्लार्कसन होने का मतलब क्या है कि द क्वालिटीज ऑफ क्लार्कसन, द फियरलेसनेस ऑफ क्लार्कसन, द करेज ऑफ क्लार्कसन, द स्पिरिट ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द डाउन ट्रोडन ऑफ क्लार्कसन, वो क्वालिटी, वो हेल्प करने की क्वालिटी क्लार्कसन की जिन लोगों के दिल में है, वो सब लोग इस प्रेज को डिजर्व करते हैं। ये एक अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हो। So this can be the particular praise for Clarkson, and then this can be the latent, indirect or universal praise for all the people who possess this quality. और ये क्वालिटी पजेस करने वाले के साथ साथ, उनकी तारीफ के साथ साथ, एक ये आने वाले लोगों को एनकरेज करने वाली बात भी है कि इफ़ वी डू समथिंग सो सम पीपल इटर्नली एक्नॉलेज अस, जैसे वर्ड्सवर्थ ने क्लार्कसन को एक्नॉलेज किया हुआ है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, मेक इट इज़ अ पॉइंट टू डू इट राइट नाउ सो दैट यू डोंट मिस द वीडियोज़। आने वाले टाइम में जो आपको वीडियोस, जो भी आपके सिलेबाई में आपकी पोम्स हैं या फिर राइटअप्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो भी, उनको लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।